प्रदेश में स्वागत है। एक तरफ तो यूएस मार्केट काफी ज्यादा पिट चुका है। मैं देख रहा था 36,000 वाला डाउ 29,000 पे आ गया है, 20% टॉप से नीचे है। और वहीं और ये रिसेशन इन्फ्लेशन की टॉक और कितनी स्लो डाउन आ रही है। एक बात, यूरोप में नए नए सरप्राइजेस आ रहे हैं। पहले जर्मनी में इश्यूज थे स्लो डाउन के और फैक्ट्रीज शट डाउन होने की गैस की किल्लत की वजह से। अब यूके में एक बॉम्ब फट रहा है कि भाई वहां की पाउंड इतनी शार्प तरीके से डिसलरेट हो रहा है। कितना रिस्क आप देखते हैं ग्लोबल सेटअप में इस समय है ऑन द टेबल आपके हिसाब से? नहीं, गुड मॉर्निंग। रिस्क ग्लोबल सेटअप में अभी जैसे आपने बोला सेंटिमेंट काफी खराब है, लेकिन जो 3 रीजन आपने डिस्क्राइब किए उनमें से हमारे व्यू में रिस्क काफी अलग है। यूरोप जैसे आपने बोला वो ज्यादा एनर्जी प्राइस शॉक अभी भी मेन सॉर्ट ऑफ रिस्क है, लेकिन मार्केट के लिए जो यूएस रिसेशन का कंसर्न है वो सबसे डोमिनेंट रिस्क है, सबसे डोमिनेंट वरी है। क्योंकि हमारे व्यू में जो जो फेड का मैसेज पिछले हफ्ते में था वो मैसेज काफी क्लियर था कि ग्रोथ चाहे वीक हो जाए, चाहे यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चले जाए, अभी प्रायोरिटी इन्फ्लेशन को लड़ना है सबसे फ्रंट एंड सेंटर। बाकी जो प्रायोरिटीज है वो बाद में आएंगी। और इसलिए मार्केट के व्यू में और हमारे व्यू में रिसेशन के रिस्क तो बढ़ गए हैं। अब जो कॉन्वर्सेशन है वो है कि जो रिसेशन होगी क्या वो शैलो वाली होगी, जैसे रिसेशन होगी लेकिन उतनी खराब वाली नहीं होगी, या हमारे सामने एक ज्यादा लंबी या काफी डीप रिसेशन है। और बाजार के लिए वो क्वेश्चन अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो टेस्ट हमारे व्यू में एक इंडिकेटर जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक करना है वो है S&P 500 इंडेक्स। अब वो जून की लोज को फिर से रीटेस्ट कर रहे हैं। और ये हमारे व्यू में काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ट्रैक करने हैं कि अभी जो सेल ऑफ है क्या वो अपने एंड में अप्रोच हो रहा है कि हम इस लेवल में थोड़ा सपोर्ट मिलेंगे, या यहाँ से एक बड़ा लेग नीचे जाएंगे। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म में। और इसलिए हम उसको काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन पोजीशन जैसे आपने बोला सेंटिमेंट ऑलरेडी काफी खराब है, तो हमारे व्यू में उतना आसान नहीं होगा यहाँ इस लेवल से और थोड़ा नीचे जाना, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। राइट। मनप्रीत, आप दुबई में इस बार घूमने गए या अभी आप रिलोकेट कर गए सिंगापुर से? हमें हमेशा आपको हम वहां से ज्वाइन करते थे। नहीं, हमारा रोल तो अब रिलोकेट ही हो गया है। हम इस रीजन ओके के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का रोल ले लिया। ओके, वेरी गुड, मुबारक हो आपको। मनप्रीत, एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि लास्ट सीपीआई डेटा का जो अगली सरप्राइज जिसने बाजार को डराया और हायर सीपीआई प्रिंट अनुमान से जो हायर आया, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था शेल्टर, जो लैग के साथ नीचे आता है। एनर्जी प्राइसेस नीचे आ गई, कुछ हद तक फूड और दूसरा रेंट्स जो नीचे नहीं आ रहे थे। लेकिन लेटेस्ट डेटा बता रहा है 20 महीने के गैप के बाद शेल्टर प्राइसेस भी नॉक ओवर हो गए और आगे आने वाले महीनों में आपको रेंट और शेल्टर भी नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। क्या ये मानना उचित होगा कि यूएस सीपीआई पीक हो रहा है? आपने ठीक कहा कि जो यूएस सीपीआई है उसमें इन्फ्लेशन, जो हाउसिंग है, हाउस प्राइसेस है, रेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन बास्केट में वो 40% तकरीबन का वेट है। तो इसलिए फेड का जो फेड चेयर पावल है उनका मैसेज भी यही था कि हाउसिंग मार्केट को स्लो करना होगा, क्योंकि उसके बगैर एटलीस्ट जो डिमांड लेड इन्फ्लेशन है, जो यूएस का मेन चैलेंज है, उसको कम करना मुश्किल है अगर हाउस के प्राइसेस, रेंटल के प्राइसेस यहाँ से उसमें जो इन्फ्लेशन है वो कम ना हो। लेकिन वो जो हमारा पहला डिबेट था उसमें फीड करता है, क्योंकि अगर हाउसिंग को स्लो करना हो तो वो इकोनॉमी को भी स्लो करता है। और जो सेंट्रल बैंक के आइडियल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन स्लो होता लेकिन इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो बैलेंस अचीव करना काफी मुश्किल है। इसलिए जो हाउसिंग है हमारे व्यू में भी थोड़ा टर्न तो होगा, लेकिन की क्वेश्चन है कि हाउसिंग मार्केट काफी तेजी से फिर नीचे को जाएगा, या एक इन सेंस इन्फ्लेशन काफी वहां से बैलेंस हो जाएगा। तो हाउसिंग काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये सort of की डिफरेंस है यूएस में, जो जो क्योंकि जो डिफरेंस है यूरोप से कि जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा डिमांड लेड है, हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डिमांड लेड इन्फ्लेशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी फाइट कर सकती है। यूरोप में बात थोड़ी अलग है, जो डिमांड लेड इन्फ्लेशन है उतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां वो ज्यादा एनर्जी प्राइस शॉक, सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यूएस में हमारे व्यू में है वो मंथ ऑन मंथ, क्योंकि हम हेडलाइन में फोकस करते हैं 8% उसमें पीक होगा, लेकिन फेड के व्यू पॉइंट से जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि मंथ ऑन मंथ क्या इन्फ्लेशन 0.0% है, या पिछले महीने हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन 0.5-0.6% मंथ ऑन मंथ बढ़ी थी। वो मंथ ऑन मंथ हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देगी कि इन्फ्लेशन अब पीक हो गई है या अभी भी कुछ और महीने हैं, और फेड डिसीजन के लिए वो हमारे व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा। मॉर्निंग मनप्रीत, एब्सोल्युटली ये सारे ट्रिगर्स तो हैं जो आप अभी यहाँ लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो मनी मार्केट में जो हमें कंप्लीटली करेंसी मार्केट में रॉइड देख रहे हैं, इस पर किस तरह की डायरेक्शन आगे देखने को मिलती है? यूएस डॉलर इंडेक्स है तो सारे पुराने लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स लगभग 2002 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स पर है। करेंसी मार्केट्स पर किस तरह का इम्पैक्ट आप आगे चलते हुए देख सकते हैं? जी, करेंसी मार्केट में एक डोमिनेंट स्टोरी अभी भी जो यूएस डॉलर है, और हमारे व्यू में अगले 1 से 3 महीने में यही डोमिनेंट स्टोरी रहेगी, क्योंकि उसका ड्राइवर फेड और इंटरेस्ट रेट्स है। और इस साल वो करेंसी मार्केट में डोमिनेंट ड्राइवर था, और हमारे व्यू में अगले 2-3 महीने में वही डोमिनेंट ड्राइवर रहेगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे व्यू में काफी कुछ वेरिएशन होगा। जैसे दूसरे साइड पे यूरो में सबसे डाउनसाइड प्रेशर है, क्योंकि जो गैप है इंटरेस्ट रेट्स में, वो अभी भी मतलब ईस्ट यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पेस पे नहीं बढ़ रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी यूरोप में काफी हाई है। जो यूके में हो रहा है पाउंड स्टर्लिंग, वो हमारे व्यू में थोड़ी सी अलग स्टोरी है, एक यूके स्पेसिफिक स्टोरी है, क्योंकि वो मार्केट रिएक्शन है यूके बजट और यूके जो फिस्कल पॉलिसी जो अनाउंस की थी उनके चांसलर ने, उस पॉलिसी मेजर के लिए रिएक्शन है। लेकिन हमारे व्यू में वो भी काफी शॉर्ट टर्म में काफी ओवर रिएक्शन हो गया, और हमने देखा कि पिछले एक दिन में उसमें भी काफी रिवर्सल हो गई है। तो इसलिए हमारे व्यू में शॉर्ट टर्म में जो एफेक्ट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एक तो डॉलर स्ट्रॉन्गर डॉलर है, और वो स्टोरी हमारे व्यू में जब तक फेड अपने इन्फ्लेशन को फाइट करता रहेगा, डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग रहेगा अगले 1 से 3 महीने में। लेकिन जब वो ट्रेंड खत्म होगा, हमारे लिए जो ऑजी डॉलर है या कमोडिटी करेंसीज है, वो ही एक अलग ऑप्शन है लॉन्गर टर्म में, जहां भी इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई है, जहाँ पे अपने ओन सेंट्रल बैंक्स भी अपने रेट हाइक्स कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हेडविंड है डॉलर स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन हमारे में लॉन्गर टर्म जब वो डॉलर स्ट्रेंथ पीक हो जाएगा, तो कमोडिटी करेंसी में सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। मनप्रीत, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी, बाजार पर आउटलुक आपका, इनफैक्ट इकोनॉमी पर और ग्लोबल सेटअप पर अपनी राय, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।